विभव मापी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विभव मापी। मतलब किसी भी प्रतिरोध के ऊपर, किसी बैटरी के ऊपर, सर्किट के अंदर, परिपथ के अंदर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में कितना विभवांतर है उसको मेजर करना है हमें विभव मापी के द्वारा। विभवांतर नापने के लिए हमारे पास जैसे वोल्ट मीटर है, लेकिन वोल्ट मीटर में क्या होता है कि वह थोड़ा सा उसका रजिस्टेंस होता है और वह करंट लेता है। उसकी वजह से विभव मापी के अंदर हमारी जो रीडिंग आती है वो एकदम परफेक्ट नहीं आती है। इसीलिए हम लोग विभव मापी को वोल्ट मीटर में रीडिंग परफेक्ट नहीं आती है, इसीलिए हम लोग एक नया इंस्ट्रूमेंट विभव मापी काम में लेते हैं विभवांतर नापने के लिए। विभव मापी के अंदर क्या होता है कि यह परिपथ से बिल्कुल भी धारा ग्रहण नहीं करता है। विभव मापी परिपथ से बिल्कुल भी धारा ग्रहण नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए जो इसकी रीडिंग आती है वह एकदम से परफेक्ट, एकदम से 100% सही रीडिंग आती है। विभव मापी के अंदर दो परिपथ होते हैं। विभव मापी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो क्या काम आएगा, यह परिपथ में विभवांतर मापने के काम आता है, ठीक है। तथा यह परिपथ से कोई धारा नहीं लेता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा क्या है, इसमें कोई धारा नहीं लेता है, क्या है इसका डायग्राम, क्या होगा इसका चित्र, क्या होगा। तो अब अपन इसके बारे में बात करेंगे कि विभवांतर असल में विभव मापी असल में होता क्या है। तो विभव मापी के अंदर दो परिपथ होते हैं। कितने होते हैं प्यारे बच्चों? दो परिपथ होते हैं। विभव मापी में दो परिपथ होते हैं। पहला होता है प्राथमिक परिपथ और दूसरा होता है द्वितीयक परिपथ। दूसरा होता है द्वितीयक परिपथ, ठीक है। प्राथमिक परिपथ में सभी ज्ञात चीज़ें होती है, ज्ञात, और इसमें होती है अज्ञात। ज्ञात मतलब जैसे रजिस्टेंस का पता होगा आपको, बैटरी के विद्युत वाहक बल का पता होगा, ये सब ज्ञात होंगे। अज्ञात जिस रजिस्टेंस पर आपको, जिस प्रतिरोध के ऊपर आपको विभवांतर निकालना होगा वो इसके अंदर होगा। जिस सेल के ऊपर आपको विभवांतर निकालना होगा वो सेल इसके अंदर होगा। तो इसमें अज्ञात चीज़ें होती है और इसमें ज्ञात चीज़ें होती है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका प्राथमिक परिपथ क्या होता है। अच्छा, इसके दो भाग हो गए, एक प्राथमिक परिपथ हो गया और एक द्वितीयक परिपथ हो गया। ये दोनों एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं, अतः एक दूसरे से बिल्कुल भी धारा नहीं लेते हैं। मतलब द्वितीयक परिपथ से प्राथमिक परिपथ में कोई धारा नहीं जाएगी और प्राथमिक परिपथ से द्वितीयक परिपथ में कोई धारा नहीं जाएगी, ठीक। ये बात होगी यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग प्राथमिक परिपथ। प्राथमिक परिपथ में क्या क्या होता है और उसे कैसे बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। प्राथमिक परिपथ में एक सेल होता है, उसे ऐसे लगाया जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल E, इसका आंतरिक प्रतिरोध R तथा एक धारा नियंत्रक, क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, धारा नियंत्रक लगाया जाता है, ठीक है। एक की लगा दी जाती है, ओके।
और यहाँ और यहाँ के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अब वो है एक वायर, एक तार लगाया जाता है, एल लंबाई का तार। ये है आपका तार। ये प्राथमिक परिपथ है बच्चों। क्या ये प्राथमिक परिपथ? ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। ठीक, ये आपका प्राथमिक परिपथ है। इसमें धारा ऐसे जाएगी। रियोस्टेट से प्रतिरोध कम ज़्यादा करोगे तो धारा के मान में कम या ज़्यादा होता चला जाएगा। धारा ऐसे निकल कर की लगा दी, की से ऊपर धारा ऐसे ऊपर यूँ चली जाएगी। मतलब ये धारा गई, ये धारा गई, ये धारा इस तरह से धारा सर्किट में आ जाएगी। और ये है आपका RH, मतलब धारा नियंत्रक का प्रतिरोध। धारा नियंत्रक का प्रतिरोध। धारा का मान लेते हैं अपन I है। कितना है I? तो I कैसे निकालेंगे? अच्छा, अब यहाँ देखिए, मैं छोटी छोटी बातें लिखता हूँ यहाँ पर आपको ताकि याद रहे। E क्या है यहाँ पर? विद्युत वाहक बल। स्मॉल r क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। और यहाँ पर RH क्या है? धारा नियंत्रक का प्रतिरोध। ओके। और AB क्या है? AB है L लंबाई का तार। अच्छा, इसका भी प्रतिरोध मान लेते हैं। तार L का प्रतिरोध कितना होता है? तार L का प्रतिरोध होगा, मान लेते हैं कैपिटल R। कितना माना आपने? कैपिटल R। ओके, ये तार L का प्रतिरोध हो गया आपके पास। चलो अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इसी पर ध्यान देंगे, अच्छे से ध्यान देंगे। ऐसा सर्किट क्यों जमाया गया, क्यों नहीं जमाया गया, हर चीज़ का एक वो है, रीजन है। तो मुझे क्या अल्टीमेटली मुझे क्या करना है? मुझे निकालना है विभवांतर। क्या निकालना है मुझे? विभवांतर। A और B पर विभवांतर निकालना है प्यारे बच्चों। सबसे पहली बात, मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा, बिल्कुल स्लोली मुझे A और B पर विभवांतर निकालना है कि A और B के बीच में विभवांतर कितना आएगा। A और B के बीच में विभवांतर कितना आएगा? A और B के बीच में विभवांतर कैसे निकालेंगे? तो देखिए आप, धारा I बराबर कितना हो जाएगा? E अपॉन कितना आएगा? स्मॉल r प्लस RH प्लस कैपिटल R। ये तो इसमें धारा आ गई इसमें धारा, बिल्कुल आसान सी बात है। ये धारा आ गई तो विभवांतर कितना आएगा A और B के बीच में? अब ये बताओ, निकाल सकते हो? बिल्कुल आसान है सर। धारा आई जा रही तो विभवांतर आ जाएगा सर हमारे पास VAB बराबर I इंटू R। VAB विभवांतर बराबर I कितना हो गया? E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R प्लस RH इंटू R। ये हमारा विभवांतर हो जाता है प्यारे बच्चों। क्या हो जाता है? ये हमारा विभवांतर हो जाता है। ठीक है, एकदम करेक्ट। ये हमारा विभवांतर हो जाता है। चलिए, विभवांतर निकाल लिया आपने। ये विभवांतर कितनी लंबाई तार पर फैला हुआ है? L लंबाई तार पर फैला हुआ है। कितनी लंबाई तार पर फैला हुआ है? यहाँ से यहाँ तक। तो क्या आप विभवांतर प्रति यूनिट लंबाई निकाल सकते हैं? विभवांतर प्रति यूनिट लंबाई निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा? विभवांतर प्रति यूनिट लंबाई मतलब यहाँ के बीच में जो विभवांतर है A और B के बीच में, यदि उसको इस तार की लंबाई से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा हमारे पास? विभवांतर प्रति यूनिट लंबाई। उसे कहते हैं हम लोग विभव प्रवणता। क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। एक नया शब्द आपके सामने आया है, उस शब्द को मैं बाद में काम में लूंगा। पहले मैं एक चीज ले रहा हूं, विभवांतर पर यूनिट लंबाई। ये कितना हो जाएगा? ई आर अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R प्लस RH इंटू L। ये हो गया।
ये विभवांतर प्रति यूनिट लंबाई। ठीक, हमें अल्टीमेटली यही निकालना है बार बार। ये हमारे बहुत काम की चीज है। इसे एक नया नाम दिया गया है, उसे बोला गया है विभव प्रवणता। क्या बोला गया उसे? विभव प्रवणता। डायग्राम को मैं ऐसा ही रहने देता हूं, थोड़ा आगे बढ़ता हूं। अब मैं लिखता हूं यहां पर विभव प्रवणता क्या होती है। सबसे काम कीजिए फाइव से बताएंगे। किससे बताएंगे हम लोग इसे? फाइव से बताएंगे। सबसे काम की चीज है। तो विभव मापी के तार पर, विभव मापी के तार की लंबाई पर विभव, तार की एकांक लंबाई पर विभव पात, विभव मापी की विभव प्रवणता कहलाती है। ओके, फाई बराबर VAB अपॉन L, ये हो गई प्रवणता, वोल्ट पर मीटर। ठीक, कई लोग इसे x से बताते हैं, कई लोग इसे फाई से बताते हैं, कई लोग इसे फाई नोट से बताते हैं। तो आप जिससे बताना चाहो अपन फाई से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी विभव प्रवणता होगी, सारा काम इसका। अब देखिए आप विभव प्रवणता किस किस पर निर्भर कर रही है। यहां पर एकदम से देखोगे, यदि VAB और L नियत है, VAB और L नियत है, तो फिर विभव प्रवणता किसी पर भी निर्भर नहीं करती है। ठीक है, लेकिन यदि VAB और L नियत नहीं है तो फिर ये E पे भी निर्भर करेगी, R पर, RH पर, सब पर निर्भर करेगी। ठीक है, तो क्यों करेगी? क्योंकि आप जानते हो अभी अभी आपने करंट कितना लिखा था, करंट I बराबर E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R प्लस RH, यही लिखा था आपने। फिर आपने लिखा VAB तो 5, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो VAB कितना लिखा था फिर आपने? यहाँ देखिए आपने लिखा था VAB बराबर सर E इंटू R अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R प्लस R इंटू H, ये आपने लिखा था आपने। तो आपका फाई कितना आ गया था बताओ? मेरा फाई आया था, फाई बराबर E इंटू R अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R प्लस R इंटू H इंटू L। ये विभव मापी की प्रवणता हो जाती है। विभव मापी का तार। अब जो विभव मापी का तार है उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए? पहला, यह उच्च विशिष्ट प्रतिरोध का होना चाहिए तथा इसका नगण्य तापीय गुणांक होना चाहिए तथा इसका नगण्य तापीय गुणांक होना चाहिए। पहला। दूसरा, यह तार मैग्नीन धातु का, मैग्नीन तथा कॉन्स्टेंटन धातु का बना होना चाहिए। ठीक है, तो यह उच्च विशिष्ट प्रतिरोध का होना चाहिए तथा इसका नगण्य तापीय गुणांक होना चाहिए। यह तार मैग्नीन तथा कॉन्स्टेंटन धातु का बना होना चाहिए। तो आइए आपको बात समझ में आ गई। ऐसा क्यों होना चाहिए? ताकि फाई को हम नियत रखना चाहते हैं। क्या रखना चाहते हैं? फाई नियत बना रहे।
बना रहे। हमारी जहाँ तक कोशिश रहेगी फाई को नियत रखेंगे, और फाई किस चीज़ के ऊपर निर्भर करेगा? फाई आप जानते हैं, फाई इक्वल टू कितना होता है वी ए बी बाई एल, अभी बताया था। फाई ई कितना होता है आई इंटू आर बाई एल। आर क्या है? उस ताप का प्रतिरोध, ठीक है। और फाई इक्वल टू आई कितना होता है ई इंटू आर अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस आर इंटू एच इंटू एल। ये हमारे पास फाई होना चाहिए। अब देखिए किस पर निर्भर कर रहा है? ये आंतरिक प्रतिरोध निर्भर कर रहा है, यह तार की लंबाई पर निर्भर कर रहा है, ये आर पर। और आर बराबर कितना होता है रो एल बाई ए, और आर बराबर रो एल अपॉन ए कितना हो गया बेटा पाई आर स्क्वायर। तो ये किस पर निर्भर करेगा? ये उसकी रेडियस पर भी निर्भर करेगा। आर रेडियस पर निर्भर करेगा तो फाई भी रेडियस पर निर्भर करेगा, एल पर निर्भर करेगा, रो पर निर्भर करेगा। तो इन सब फैक्टर के ऊपर यह निर्भर करता है, यह सब फैक्टर पर निर्भर करता है। लेकिन एक बार जब प्राथमिक परिपथ बना लिया जाता है, एक बार जब प्राथमिक परिपथ बना लिया जाता है, एक बार जब प्राथमिक परिपथ बना लिया जाता है, तो एक बार जब प्राथमिक परिपथ बना लिया जाता है, तो एक बार जब प्राथमिक परिपथ बना लिया जाता है तो की कोशिश की जाती है, उसका फाई नियत रखने की कोशिश की जाती है। फाई नियत बना रहे, इसीलिए यह तार मैग्नीन धातु तथा कौनसन धातु का होना चाहिए, अतः इसका प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, विशिष्ट प्रतिरोध नगण्य तापीय गुणांक का होना चाहिए। ठीक है, अब अपन विभव प्रवणता निकालना सीखेंगे। विभव प्रवणता की गणना, विभव प्रवणता की गणना करना। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं और विभव प्रवणता निकालने की कोशिश करते हैं। ये आपकी एक बैटरी, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ सिंपल। ये ई है, अभी आर इसका 0 है। आर कितना इसका 0, आर बराबर 0। आर जानते हो ना, आंतरिक प्रतिरोध। ये तार है, तार की लंबाई कितनी है, रेजिस्टेंस कितना आर। अब लिखने की जरूरत नहीं बार बार। ये ए और ये बी, बताइए विभव प्रवणता कितनी होगी? तुरंत बोलो। सिंपल सर, यहाँ 0 तो यहाँ 0 हो गया सर, यहाँ ई तो यहाँ ई हो गया सर। तो जो आपका वी बी ए है सर वो ई हो गया। तार की लंबाई कितनी है सर, एल है, तो फाई कितना हो गया वी बी ए बाई एल, यानी कि सर ई बाई एल आंसर आ गया। बस सर एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं प्यारे बच्चों। मान लो ये 10 वोल्ट है, आर नहीं दिया है मतलब आर 0 है। ये तार है, तार की लंबाई 10 मीटर है। ये ए है, ये बी है, ये 0 है, ये 0 है, ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है। फटाफट बोलो, वी बी ए कितना हो गया 10 वोल्ट। तार की लंबाई कितनी है 10 मीटर, तो फाई कितना हो गया सर वी ए बी अपॉन एल, यानी कि 10/10 यानी कि 1 वोल्ट पर मीटर। तो ये एक पहला एग्जाम्पल बहुत छोटा सा, ऐसे आपने विभव प्रवणता निकालते हैं। अब इस सर्किट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और बड़ा करके अपन 2-4 क्वेश्चनों के अंदर विभव प्रवणता आसानी से निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विभव प्रवणता निकालना ही इम्पोर्टेंट है। बस अगर आपको विभव प्रवणता निकालना आ जाता है तो फिर आप सब कुछ निकाल लेंगे, आप सब कुछ निकाल लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम। ये तार का प्रतिरोध R बराबर 3 ओम। ये A और ये B, ओके, ये A और ये B। ये 0 वोल्ट तो ये 0 वोल्ट। अब देखिए अभी 0 वोल्ट की दिक्कत यहाँ आ जाएगी, दिक्कत यहाँ 10 वोल्ट नहीं आएगा। अगर यहाँ 0 लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ 10 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध भी है। पहले क्या करें सर, इसके अंदर धारा निकालो। धारा कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। यहाँ से करंट आई गई, आई, ओके, तो करंट आई कितनी जाएगी, आई बराबर 10 अपॉन कितना हो जाएगी, आई बराबर 10 अपॉन 5, ओके, यानी कि आई बराबर कितना हो गया 2 एम्पियर। कितनी करंट आ गई आपकी 2 एम्पियर आ गई। तो वी बी ए कितना आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा वी बी ए आई इंटू आर। आई कितना है आपका 2, आर कितना है आपका 3, तो कितना हो गया 6 वोल्ट हो गया।
आपको तो क्या निकालना है, फाई निकालना है। फटाफट आ जाओ, फाई बराबर कितना होता है बताओ, वी बी ए बाई एल। तो कितना आंसर आ गया, वी बी ए कितना हो गया आपका, बी ए हो गया आपका 6 वोल्ट। एल कितना हो गया आपका, लंबाई कितनी ले लें, एल बराबर 2 मीटर ले लेता हूँ चलो मैं। तो ये कितना हो गया 2 मीटर, यानी कि 3 वोल्ट पर मीटर, ये फाई आ गया। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो कि सर यहाँ 0 वोल्ट है, तो यहाँ कितना होगा 0 वोल्ट, तो सर यहाँ कितना वोल्ट आएगा, सिंपल सी बात है, वी ए बी कितना है आपके पास 6 वोल्ट आया। तो बी पर कितना हो जाएगा, यहाँ 0 मानोगे आप, तो यहाँ कितना वोल्ट लिखोगे 6 वोल्ट, आप इसे लिखोगे। एकदम डन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, 20 वोल्ट 2 ओम, ठीक है। तार का रेजिस्टेंस 8 ओम, तार की लंबाई 5 मीटर। तो बताइए विभव प्रवणता कितनी आएगी। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सर धारा निकालेंगे। धारा कितनी आएगी, सर आई बराबर 20/8 और 2 10, यानी कितनी आ गई 2 एम्पियर आ गई, धारा आ गई। अब देखिए कितना हो जाएगा आपका, ये तार आपका ए है, ये कितना है बी है, तो वी ए बी कितना आ गया बताओ आप, आई आर, आई कितना है 2, आर कितना है 8, यानी कि कितना हो गया 16 वोल्ट। डन। तो फाई कितना हो जाएगा, फाई वी ए बी अपॉन एल 16/5, कितना हो गया ये 16/5। अब ये थोड़ा सा मामला टेढ़ा मेढ़ा आ गया है, मतलब कोई बात नहीं, जो भी आ गया है। डेटा कितना हो गया, 5 से काटो, 5 3 15, 5 दूना 10, 3.2 वोल्ट पर मीटर, 3.2 वोल्ट पर मीटर, 3.2 वोल्ट पर मीटर। मेरे ख्याल से आपको बात एकदम क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से विभव प्रवणता निकाली जाती है। अब आप किसी भी सर्किट के अंदर विभव प्रवणता निकालते घबराना मत, विभव प्रवणता आराम से निकाली जा सकती है। एक और एग्जाम्पल लूँगा मैं, उसके बाद इसको बस यही ख़त्म करेंगे विभव प्रवणता को, फिर आगे बढ़ेंगे। एक और एग्जाम्पल, 10 वोल्ट 2 ओम और 3 ओम का रियोस्टेट लगा दिया, रियोस्टेट धारा नियंत्रक। ये तार की लंबाई है, इसका रेजिस्टेंस बोल दिया आपने 5 ओम और लंबाई बोल दिया आपने इसकी 10 मीटर। विभव प्रवणता निकाल के बताइए कितनी आएगी। अब देखिए, अब आप सोचोगे सर तार है जो ए बी है, सबसे पहले धारा निकालेंगे सर, तो धारा कितनी आएगी, आई बराबर 10/2 + 3 + 5। बात समझ में आ गई आपको, क्योंकि ये तीनों के तीनों जुड़ जाएंगे, 5 और 3 8 और 2 10, यानी कि 1 एम्पियर। कितना हो गया 1 एम्पियर। तो वी ए बी बराबर कितना हो गया, आई आर, आई कितना है 1, आर कितना है 5, कितना हो गया 5 वोल्ट। कितना हो गया ये 5 वोल्ट। तो अब आप देख सकते हैं आगे, अब आप देख सकते हैं कि फाई बराबर कितना होगा, वी ए बी अपॉन एल बराबर 5/10, यानी कि 1/2 वोल्ट पर मीटर, यानी कि 0.5 वोल्ट पर मीटर, 0.5 वोल्ट पर मीटर, 0.5 वोल्ट पर मीटर। इस प्रकार से आप यहाँ पर आराम से आंसर देख सकते हैं। डन एकदम से। फाई वाली बात समझ में आ गई आपको प्यारे बच्चों, क्लियर। आगे बढ़ा जाए। इस प्रकार से आप विभव प्रवणता निकाल लेंगे। विभव मापी का द्वितीयक परिपथ, विभव मापी का द्वितीयक परिपथ। ध्यान देना यहाँ पर, पहले हमने पढ़ा विभव मापी का प्राथमिक परिपथ, अब हम पढ़ेंगे
द्वितीयक परिपथ, लेकिन प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ आपस में जुड़े होते हैं। तो जो द्वितीयक परिपथ में होता है वो उसमें होता है अज्ञात सेल, ठीक है। द्वितीयक परिपथ में क्या होता है, अज्ञात सेल जिसका विद्युत वाहक बल हमें निकालना होता है, ठीक है। या कोई अपने को निकालना है, मान लो किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो ये भी अज्ञात होता है। तो द्वितीयक परिपथ में क्या होता है, पहले मैं ये बताता हूँ द्वितीयक परिपथ में होता क्या है। द्वितीयक परिपथ में क्या होता है, द्वितीयक परिपथ में अज्ञात सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल निकालना होता है, निकालना होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, दो सेलों के विद्युत वाहक बल को आप कंपेयर कर सकते हो, वो भी इसके अंदर होता है। तो अब सेल ये बनता कैसे, इसका परिपथ बनाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, इसका परिपथ बनाने के लिए पहले मुझे इसको रब करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा परिपथ बड़ा बनेगा। यहाँ देखिए, अब परिपथ बनाता हूँ, देखो मैं, और बस इस परिपथ में ही आपको सारी की सारी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। इस परिपथ में ही सारी की सारी बात हो जाए। सबसे पहले मैं ये प्राथमिक परिपथ बनाता हूँ, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये ई विद्युत वाहक बल, ये हो गया आपका धारा नियंत्रक, क्या हो गया आपका, ये धारा नियंत्रक, ये तार हो गया, और ये विभवमापी का तार हो गया। ए बी क्या है, ए बी विभवमापी का तार, विभवमापी का तार, ठीक है। यहाँ से करंट आएगी, ऐसे हो गए करंट जाएगी, यूँ जाएगी, और इस करंट निकाल कर आप क्या निकाल लोगे, विभव प्रवणता फाई की गणना करोगे। विभव प्रवणता, जो कि हम अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं कि विभव प्रवणता कैसे निकाली जाती है, विभव प्रवणता कैसे निकाली जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट विभव प्रवणता, सबसे इम्पोर्टेंट विभव प्रवणता। ये है प्राथमिक सर्किट, कौन सा कहता है ये। अब द्वितीयक सर्किट इसके नीचे होगा, जो भी होगा। जैसे मान लो आपने कहा एक अज्ञात विद्युत वाहक बल लगा दिया और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये आर है, ये विद्युत वाहक बल हो गया। ये पूरा एक सेल होता है, ओके, ये पूरा एक सेल होता है। हम जानते हैं आर जो बाहर नहीं है वो इसके अंदर ही है। ये द्वितीयक परिपथ में आता है। कोई भी अज्ञात चीज कहाँ पर आएगी, आपके द्वितीयक परिपथ में आएगी, ओके। तो ये होता है आपका, इसे कहते हैं प्राथमिक परिपथ में। इसके अंदर लिख दूं तो अच्छा होगा, प्राथमिक परिपथ, ये पूरा। और ये क्या हो गया आपका, द्वितीयक परिपथ। मैं कहाँ लिखूं इसको, मैं यहाँ लिख रहा हूं साइड में, द्वितीयक। एकदम क्लियर प्यारे बच्चों कि सर अब बताओ, प्राथमिक परिपथ आपने बता दिया, द्वितीयक परिपथ आपने बता दिया, इन दोनों को जोड़ा कैसे जाएगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो आप एक काम करो कि इसको इससे जोड़ दो। जोड़ दिया एक कनेक्शन, दूसरा कनेक्शन किससे जोड़ा जाएगा, एक गैल्वेनोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा, एक गैल्वेनोमीटर, मतलब धारा नियंत्रक के द्वारा, ठीक है। जी क्या है आपका, गैल्वेनोमीटर, सॉरी धारा नियंत्रक नहीं, धारा मापी, गैल्वेनोमीटर, 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 गैल्वेनोमीटर के द्वारा ये जोड़ा जाता है। अब आप देखिए, यहां से एक वायर इसको जोड़ दिया, ठीक, और दूसरा वायर धारा नियंत्रक से होता हुआ इस तरह से इस तार पर एक जोकी के द्वारा, ये होती की, क्या होती है ये की, इसे बोलते हैं जोकी। क्या बोलते हैं इसको, जोकी, ओके। तो इस जोकी को इसके ऊपर स्लाइड करवाया जाता है ताकि आराम से ये एकदम से परफेक्ट स्लाइड हो। तो ये आपका द्वितीयक परिपथ एक सिंपल तार और एक गैल्वेनोमीटर के द्वारा प्राथमिक परिपथ से जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब जो भी अज्ञात चीज़ें होगी, एक और सेल लगाना होगा इसके नीचे लगा देंगे, एक और सेल लगाना होगा इसके नीचे लगाने, या कोई परिपथ बनाना होगा तो हम उस परिपथ को यहाँ पर आराम से बना देंगे।
क्लियर एकदम से। तो ये बात हमें यहाँ पर समझ में आ गई। अब सर तो इसका मतलब प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ किससे जोड़ा जाता है? तो देखो मैं एक लाइन लिखता हूँ यहाँ पर, किससे जोड़ा जाता है? गैल्वेनोमीटर से। प्राथमिक परिपथ तथा द्वितीयक परिपथ गैल्वेनोमीटर से जोड़ा जाता है। प्राथमिक परिपथ तथा द्वितीयक परिपथ गैल्वेनोमीटर से जोड़ा जाता है। प्राथमिक परिपथ तथा द्वितीयक परिपथ गैल्वेनोमीटर से जोड़ा जाता है। ये हमारा यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, ये हमारा यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है। इसको प्राथमिक और द्वितीय परिपथ को आराम से जोड़ दिया गया है। तो अब आप समझ गए कि हाँ सर, विभवमापी में प्राथमिक परिपथ केवल और केवल विभव प्रवणता निकालने के काम में आता है। द्वितीयक परिपथ, कितनी बार बोल दिया मैंने, अब तो दिमाग में बैठ गया होगा। द्वितीयक परिपथ को इस तरह से गैल्वेनोमीटर के द्वारा जोड़ दिया जाता है। अब सर ये फंक्शनिंग कैसे करता है, काम क्या करता है, इसके बारे में अपन अब आगे पढ़ेंगे और आगे इसके बारे में अच्छे से हम लोग देखेंगे। तो अभी मैंने इतना सा बताया है आपको कि विभवमापी का द्वितीयक परिपथ क्या होता है और किस तरह से इसको जोड़ा जाता है, यह किस सिद्धांत पे काम करता है। हाँ, इसका सिद्धांत और बता दूं मैं आपको यहाँ पर कि यह गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब इसके अंदर शून्य विक्षेप आना चाहिए। क्या आना चाहिए? शून्य विक्षेप पे काम करता है। तो इस बात को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, विभवमापी का सिद्धांत। विभवमापी का सिद्धांत क्या होगा? यह गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप पर काम करता है। यह गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप पर काम करता है। सर शून्य विक्षेप का मतलब क्या होता है? अरे भाई, शून्य विक्षेप का मतलब धारा जीरो, अर्थात गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं जाएगी। अर्थात सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, अर्थात सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, अर्थात सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, प्राथमिक परिपथ से कोई भी धारा द्वितीयक परिपथ में, क्योंकि इसमें कोई धारा नहीं जाएगी। इसमें धारा कितना कर दिया आपने? जीरो। अर्थात प्राथमिक परिपथ से द्वितीयक परिपथ में कोई धारा नहीं जाएगी और द्वितीयक परिपथ से प्राथमिक परिपथ में कोई धारा नहीं जाएगी। इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ लिखूं मैं, कहाँ लिखूं मैं? यहाँ लिखूं, प्राथमिक परिपथ से द्वितीयक परिपथ में कोई धारा नहीं जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। तो ये चीज़ आपने देखी कि किस प्रकार से विभवमापी का प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ आपस में जोड़ा जाता है। और सिद्धांत क्या? शून्य विक्षेप। अब शून्य विक्षेप कैसे आएगा सर? अब इसके बाद आती है नेक्स्ट पॉइंट, शून्य विक्षेप कैसे आएगा? क्या आता है नेक्स्ट पॉइंट? शून्य विक्षेप कैसे आएगा। इसके लिए अपन लोग अब आगे बढ़ते हैं कि शून्य विक्षेप कैसे आएगा। तो मैं यहीं इसी डायग्राम के साथ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा आपको, फिर एग्जाम्पल ले लेके अपन इन चीज़ों को समझेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर देखते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे जो चीज़ें काम में आएगी वो रख लूँगा और जो चीज़ें काम में नहीं आएगी उनको मैं रब कर दूँगा यहाँ पर। हाँ, तो मेरे जो चीज़ काम में आएगी वो डायग्राम काम में आएगा, तो मैंने इसको यहाँ पर रख लिया। तो भैया शून्य विक्षेप का क्या मतलब हुआ? शून्य विक्षेप
गैल्वेनोमीटर में, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या अर्थ हुआ, आप ये देखो। शून्य विक्षेप गैल्वेनोमीटर में इसका क्या अर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि सर जो ए पर पोटेंशियल है वो पोटेंशियल यहाँ होना चाहिए, जीरो मान लेते हैं, और जो यहाँ पोटेंशियल है, इस पॉइंट को क्या मानूं मैं, इस पॉइंट को मानूं पी, इसको स्लाइड किया और पी पर कोई, तो वही पोटेंशियल यहाँ इस बिंदु पर भी आना चाहिए। यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर होगा तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं जाएगी, इसलिए मैंने इसको नाम पी दिया और इसको भी नाम मैंने पी दे दिया। अलग ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको नाम दे दो Q और इसको नाम दे दो R, चल अलग अलग नाम दे दे, कोई परेशानी नहीं है। तो बता मुझे अब, ये Q है, जीरो नहीं है, A का पोटेंशियल Q के पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए, तो पोटेंशियल ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ Q, ताकि यहाँ पर कोई धारा नहीं जाए। अब आगे आ जाओ, पोटेंशियल एट P बराबर पोटेंशियल एट R, इन दोनों का पोटेंशियल होगा तो IG बराबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसमें कोई धारा नहीं जाएगी, इसमें कोई धारा नहीं जाएगी। ठीक है, डन। अब देखिए, तो सर इसका मतलब बस यही सिद्धांत है, बिल्कुल यही सिद्धांत है। इसको स्लाइड करने पर एक जगह पर यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल आ जाएगा। बताओ AP का पोटेंशियल, मान लो ये लंबाई L1 पर आकर यहाँ पर जीरो हो जाता है, इसको स्लाइड करो ना, धीरे धीरे लेके जाओगे, करंट बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी, एक पॉइंट पर यहाँ पर धारा कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, जीरो। उस समय, जिस समय धारा जीरो हो जाएगी, उस समय यहाँ से यहाँ तक इस तार पर विभवपात QR पर विभवपात के बराबर हो जाएगा, अर्थात मतलब VP A इज इक्वल टू VRQ के बराबर हो जाएगा। विभवांतर P और A के बीच में विभवांतर बराबर R और Q के बीच में विभवांतर। अब आप बताओ P और A के बीच में विभवांतर कितना हो जाएगा, बस सबसे पहले मुझे ये बताना है। अभी इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, थोड़ी बाद में बात करूँगा। P और A के बीच में मान लो फाई क्या है आपका, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, ठीक है। और ये क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। तो मुझे बताइए VPA कितना आ जाएगा, 5 इंटू L1, ठीक है। फाई क्या है, वोल्ट पर मीटर। L1 से लंबाई, L1 लंबाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो VPA के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वो कितना हो गया, 5L1 आ गया। क्या एकदम करेक्ट बात है, क्या एकदम करेक्ट बात है? मेरी बात आपको समझ में आ गई? VPA बराबर 5L1, एकदम क्लियर। तो ये बात आपको यहाँ समझ में आ गई। अब आपको अच्छे से विभव मापी का सिद्धांत समझ में आ गया होगा, शून्य विक्षेप समझ में आ गया होगा, किस तरह से पोटेंशियल को बराबर करते हैं समझ में आ गया होगा। इसके पहले हम लोगों ने प्राथमिक परिपथ में किस प्रकार से फाई निकाला जाता है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अपन अब आगे बढ़ते हैं विभव मापी के उपयोग। विभव मापी के उपयोग, प्यारे बच्चों, विभव मापी के उपयोग, मोस्ट इंपोर्टेंट बात। पहला उपयोग, किसी सेल का विद्युत वाहक बल निकालना। डन। दूसरा उपयोग, सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना। ठीक है। तीसरा उपयोग, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना। ठीक है।
इस तरह से और भी बहुत सारे उपयोग होते हैं। एमीटर का अंशांकन, जरूरत नहीं पड़ती है वैसे इनकी। एमीटर का अंशांकन मतलब एमीटर में कोई त्रुटि आ रही हो तो उसको निकालना। पांचवा वोल्ट मीटर, परिपथ में धारा को नापना, मापना। ऐसे बहुत सारे उपयोग हैं। किन्हीं दो प्रतिरोधों के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस की कैलकुलेशन करना। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे। चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। परिपथ में दो प्रतिरोधों पर विभवांतर का तुलनात्मक अध्ययन करना। इस प्रकार से आप विभव मापी के उपयोग देख सकते हैं। मेनली जो उपयोग है आपके ये पहला, दूसरा और तीनों ही उपयोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब क्वेश्चनों के अंदर एक एक करके आपके आएंगे और आप उन्हें आराम से सोल्व कर लोगे। ठीक है, पहला पढ़ते हैं अपन अब। विभव मापी का पहला उपयोग किसी अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल निकालना। देखो प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है। वही प्राथमिक परिपथ बनाओगे, इसमें सब चीज़ें ज्ञात होती है बेटा, सब ज्ञात। विद्युत वाहक बल ज्ञात, रजिस्टेंस ज्ञात, फाई ज्ञात। ये आपका बन गया। ओके, ये ए और ये बी, ये प्राथमिक परिपथ। और फाई हमें क्या है, ज्ञात है। फाई क्या है, विभव प्रवणता। फाई क्या है, विभव प्रवणता है। यहां पर एक विद्युत वाहक बल ई और रेजिस्टेंस आर, ये आपका अज्ञात, या ये अज्ञात, सिंपल सा। ये अब बात खत्म। मुझे तो ई निकालना है, मुझे तो ई निकालना है, मुझे तो ई निकालना है। तो क्या करें, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दें, ये जोड़ दें और यहाँ जोड़ दें। चलो चालू हो जाओ। इस की को मैं ऐसे स्लाइड करूँगा तो मान लो ये यहाँ पर जाकर शून्य विक्षेप आ जाता है। क्या जाता है, ये सही में आता है शून्य विक्षेप ऐसे। तो ये डिस्टेंस मान लिया आपने L1, मान लिया आपने। अब मुझे बताओ इसमें कोई धारा जा रही है क्या, I बराबर 0, A P Q R। अब आप क्या कहोगे तुरंत, सर सिंपल सी बात है, समझ गए हम लोग। V P A बराबर फाई L1 और सर V R Q बराबर, हाँ अब वी आर क्यू बराबर कितना आएगा बताइए आप मुझे। वी आर क्यू बराबर, ये निकालना है हमें। तो वी आर क्यू बराबर वी पी ए, अभी तो मैं ये लिख दूँ, दोनों बराबर होने चाहिए। ये सिद्धांत हो गया हमारा। क्या हो गया, ये सिद्धांत हो गया हमारा विभव मापी का। अब देखिए इसमें कोई धारा नहीं जा रही है, इसमें कोई धारा नहीं जा रही है, तो मैं लिखना चालू करता हूँ। वी आर से क्यू तक, आर से क्यू तक, समझना बात को, यही काम की बात है। वी आर, इसमें कोई धारा नहीं है, इसमें कोई धारा नहीं है, तो प्लस आई आर इंटू 0, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, माइनस ई बराबर वी क्यू। माइनस क्यू लगा, पोटेंशियल घटेगा, तो ये कितना हो गया,
वी आर माइनस वी क्यू बराबर ई, तो वी आर क्यू बराबर ई। तो कितना आ गया बताओ आप यहाँ पर, वी पी ए बराबर वी आर क्यू, तो कितना हो जाएगा ये, फाई एल वन बराबर ई। क्या ये आपका आंसर आ गया है? तो ये आ गया आपका अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल। आपको फाई पता है, आपको L1 पता है, तो आपको अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल पता लग जाएगा। डन, इतना आसान है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा उपयोग करते हैं बच्चों। दूसरा उपयोग, दो अज्ञात सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। दो अज्ञात सेलों के विद्युत वाहक बल तुलना करना। ओके, ये आपका प्राथमिक से प्राथमिक परिपथ ए और बी बना दिया अपन ने। ये E1 सेल, ये धारा नियंत्रक। प्यारे बच्चों कितने सेल चाहिए? दो। सर एक सेल तो ये ले लो E1, एक सेल ये ले लो E2, E1 आर E2 आर। ठीक, इन दोनों की तुलना करनी है, इन दोनों की तुलना करनी है। तो थोड़ा ध्यान से समझ के करना है। आपने यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक। सबसे पहले आपने पहले वाले सेल को जोड़ा। क्या किया? पहले वाले सेल को जोड़ा, इसको आपने जोड़ा, तो ये L1 के ऊपर बैलेंस आया। कहाँ आया? ये P पॉइंट मान लेते, L1 के ऊपर बैलेंस आया। तो आप क्या लिखोगे? E1 बराबर, सर E1 बराबर फाई L1, E1 बराबर फाई L1। ठीक, अच्छा ये E1 E2 लिया तो इसको आप E नोट कर दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरा E2 को, तो अब आप E2 को जोड़ेंगे ऐसे, अब आप इसको हटाएंगे तो इसको जोड़ेंगे, तो ये डॉट डॉट वाली लाइन है, डॉट डॉट लाइन बाद में जोड़ रहा हूँ, डॉट 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 डॉट, ओके, ये डॉट डॉट वाली लाइन को जोड़ेंगे। तो मान लो ये यहाँ पर L2 पर बैलेंस होता है, मतलब आप पहले इसको हटा देंगे और फिर इसको जोड़ेंगे, इसको हटा देंगे और फिर इसको जोड़ेंगे, तो ये L2 पर बैलेंस होगा। तो E2 कितना हो जाएगा आपका? फाई L2, दोनों को डिवाइड कर दो, फाई से फाई कर जाएगा, L1 अपॉन L2। ये आपके दो अज्ञात सेलों की तुलना हो गई प्यारे बच्चों। आसान काम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा उपयोग, तीसरा उपयोग, अज्ञात सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना। बहुत जोरदार चीज, आंतरिक प्रतिरोध निकालना है भाई। इतना आसान नहीं होता है, एक्सपेरिमेंटली ही निकाला जाता है। ये E0, ये RH, ये आपका तार AB। फाई क्या है? वही विभव प्रवणता। फाई क्या है? विभव प्रवणता। यह आपने एक अज्ञात सेल लगा दिया E1, इसका आंतरिक प्रतिरोध R। ठीक, तो और एक और रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया हमने, कैपिटल R। हमें कैपिटल R की मदद लेनी पड़ेगी, बाय द हेल्प ऑफ कैपिटल R। मतलब इसकी मदद लेनी पड़ेगी मैं R निकालने के लिए। कैसे? देखो, सबसे पहले आपने यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया, ये यहाँ ये L1 पर बैलेंस हो गया। क्या हो गया? ये L1 पर बैलेंस हो गया। L1 क्या है? संतुलित लंबाई। L1 क्या है? संतुलित लंबाई। जब I कितना हो गया? 0, L1 संतुलित
लंबाई। तो आपने क्या लिखा बताओ, E1 बराबर 5L1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात क्या करोगे आप, अब इसको ऐसे जोड़ दोगे और इसको ऐसे जोड़ दोगे, अब वापस से संतुलन कराओगे। अब मान लो संतुलन आता है कहाँ पर बच्चों, L2 पर। कहाँ आता है, L2 पर। लेकिन देखो इसमें करंट तो जीरो है, यहाँ से धारा जाएगी नीचे वाले सर्किट में, तो धारा बहेगी ना यार, नीचे वाले सर्किट में धारा I फ्लो करेगी, नीचे वाले परिपथ में, द्वितीयक परिपथ में धारा I फ्लो करेगी। ऊपर वाले में जो भी करे, मान लो I1 कर रही होगी, लेकिन ऊपर वाले के परिपथ से नीचे वाली धारा का कोई मतलब नहीं होगा। द्वितीयक परिपथ में धारा का मान निकालूंगा तो वो आ जाएगा E = R प्लस स्मॉल r। अब आप देखिए मुझे यहाँ पर A, इस पॉइंट को माना मैंने, ये पॉइंट मैंने आपने P माना, तो इसको माना Q माना आपने, और इसको माना आपने ये A, ये B, ये C, ये D, ये E मान लो, ठीक है। अब आप देखिए C और D का जो पोटेंशियल है वो A और Q के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पोटेंशियल ऑफ CD मस्ट बी पोटेंशियल ऑफ AQ। तो इसी सिद्धांत पर काम करेंगे। तो CD का पोटेंशियल कितना हो गया, IR, VAQ का पोटेंशियल कितना हो गया, 5L2। बस I की वैल्यू कहाँ से यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कितनी हो जाएगी, E/R प्लस E1, E1/R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R बराबर 5L2। ओके, और E1 की वैल्यू 5L1/R प्लस स्मॉल r इंटू R बराबर 5L2। क्या इससे ये गया बच्चों यार, अब देखो स्मॉल r निकालना है तो L1 इंटू R बराबर L2 इंटू R प्लस स्मॉल r इंटू L2। इसको इधर लेके जाओ, R कॉमन हो गया, L1 माइनस L2 स्मॉल r इंटू L2। तो स्मॉल r किसके बराबर हो गया, L1 माइनस L2/L2 इंटू R। डन। तो दिस इज द आंतरिक प्रतिरोध। अब इसके कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, वो सीधा L1 देगा, L2 देगा, कैपिटल R देगा, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के आंसर निकालने हैं, ठीक है। ये सब प्रक्रिया नहीं करनी है, सीधा स्मॉल r बराबर L1 माइनस L2/L2 इंटू R, स्मॉल r बराबर L1 माइनस L2/L2 इंटू कैपिटल R। तो ये आपको याद रखना है। तो ये तीन उपयोग हो गए इसके आपके विभव मापी। अगला एक को लेते हैं, अज्ञात प्रतिरोध की तुलना करना। अज्ञात प्रतिरोध की तुलना करना सिंपल सा है, सर्किट चाहिए बस आपको। यह आपका सर्किट E0 स्मॉल r, ये आपका RH दिया हो तो लगा दो, नहीं दिया हो तो छोड़ सकते हो। ये आपका A, ये आपका B, ये सर्किट R1, ये R2। प्यारे बच्चों ये लगा दिया आपने बैटरी, डन एकदम से। ये हो गया। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दो, इसमें धारा जा रही होगी ऐसे 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 ऐसे, धारा I इसमें जा रही होगी I1, उससे हमें मतलब नहीं है, इसको आप यहाँ जोड़ो, ठीक। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना, बहुत ध्यान देने वाली बात। वो E है तो ये E कर रहा हूँ मैं, कि सर कैसे करेंगे, R1 R2 का कंपेरिजन कैसे करेंगे, कि सर फाई तो क्या है आपका, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, तो सबसे पहले आप एक काम करो, इसको यहाँ लगा दो, तो इसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो यहाँ होगा। तो ये कितना हो गया बेटा, L1। तो क्या लिखोगे बताओ, I इंटू R1 बराबर 5 इंटू L1। जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, I इंटू R, इस पर क्या होगा, विभवपात होगा, वो इसके बराबर हो जाएगा। दूसरी बार फिर इस गैल्वेनोमीटर को उठाकर हटाकर यहाँ लगाओगे और फिर ये L2 के ऊपर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताओ बच्चों। अब आ जाएगा सर I इंटू R1 प्लस R2 इंटू 5L2, डिवाइड कर दो, इससे ये गया
R1 अपॉन R1 प्लस R2 बराबर L1 अपॉन L2। इसको उल्टा कर दो तो R1 प्लस R2 अपॉन R1 बराबर L1 प्लस L2। तो 1 प्लस R2 अपॉन R1 बराबर L1 अपॉन L2, R2 अपॉन R1 बराबर L1 अपॉन L2 माइनस 1। तो आप देखिए R2 अपॉन R1 बराबर L1 माइनस L2 अपॉन L2। इस तरह से आप प्रतिरोध को आराम से कंपेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने बहुत सारे उपयोग देखे। अब इसके बाद अपन से कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उन एग्जाम्पल को अपन सोल्व करेंगे, 3-4 एग्जाम्पल को, और इसके ऊपर एकदम से मास्टरी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल लेते हैं अपन। थोड़ा एग्जाम्पल को देखना आप लोग। यहाँ पर एग्जाम्पल ये मतलब ये दिया हुआ उसने 1 मीटर लंबा विभवमापी है, 1 मीटर विभवमापी का तार है, विभवमापी का तार है। ठीक, क्वेश्चन लिख रहा हूँ पूरा, ध्यान देना। तार है, अज्ञात विद्युत वाहक बल 60 सेंटीमीटर पर संतुलित होता है। अज्ञात विद्युत वाहक बल 60 सेंटीमीटर पर संतुलित होता है तथा 3 वोल्ट का विद्युत वाहक बल 45 सेंटीमीटर पर संतुलित होता है। ठीक है, तो अज्ञात विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। तो अज्ञात विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है बच्चे। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो आपने कहा कि यार कैसे निकालेंगे। तो अब सबसे पहले आप विभवमापी को देखो। प्राइमरी सर्किट, प्राथमिक सर्किट आपने विभवमापी का बना लिया। यहाँ छोटा सा सर्किट बना लिया, घबराना नहीं, बिल्कुल बना लेना है। ये बना लिया, ओके। इस तार की लंबाई कितनी है? 1 मीटर। ये ए हो गया और ये बी पॉइंट हो गया आपका। सबसे पहले आपने क्या किया? ज्ञात लगाया। क्या लगाया आपने? ये ज्ञात 3 वोल्ट का, ठीक है। और दूसरा लगाया आपने अज्ञात, ये ई, ओके। यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया। अब आपने कहा जो ज्ञात वाला लगाया तो यह है कितनी लंबाई पर? 45 सेंटीमीटर लंबाई पर संतुलित होता है। तो आपने क्या लिखा? 3 वोल्ट बराबर 5L1, यानी कि 5 × 45। समझ में आ गई होगी बात मेरे को आपको, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल यहाँ से यहाँ बराबर होगा। 5 क्या है? प्रवणता है। और दूसरे को लगाया आपने तो वह कितने पर हुआ? 60 सेंटीमीटर पर। यहाँ से कितना है? ये 60 सेंटीमीटर पर हुआ। कितने पे हुआ? 60 पे। तो आपने लिखा E बराबर 5L2 बराबर 5 × 60, डिवाइड कर दिया 3 / EMF E इजिकल टू, ये 3 है और EMF है, 5 से 5 गया, 45/60, 15 से 3 टाइम, 15 से 4 टाइम, 3 से 3 गया, तो EMF कितना आ गया? 4 वोल्ट। सिंपल सी बात होगी यार बच्चों। यार इस प्रकार अपने विभवमापी से की हेल्प से एक अज्ञात विद्युत वाहक बल का पोटेंशियल निकाल लिया, जबकि हमें प्रवणता भी नहीं मालूम है। क्योंकि प्रवणता मालूम होती तो आंसर यहीं से आ जाता। प्रवणता मालूम होती तो आंसर यहीं से आ जाता। आता या नहीं आता? बिल्कुल आ जाता बच्चों। लेकिन प्रवणता नहीं मालूम थी, इसीलिए उसने 3 वोल्ट का विद्युत वाहक बल 45 सेंटीमीटर पर संतुलित किया, ताकि इससे प्रवणता ज्ञात हो जाए। और आपने यहाँ से प्रवणता आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। वो अगर इस क्वेश्चन में प्रवणता पूछे तो प्रवणता कितनी होगी? 3/45 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ध्यान रखना, सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर में है। हाँ, तो ये आगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। डायग्राम नहीं हो तो फिर डायग्राम बनाना होगा आपको, तो डायग्राम इस तरह से बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एक डायग्राम दिया हुआ है, बहुत प्यारा, कुछ लिखा हुआ भी है। चित्र में बिंदु M और N के बीच विभवांतर 50 सेंटीमीटर पर संतुलित होता है। M और N के बीच विभवांतर
50 सेंटीमीटर पर संतुलित होता है। तो एन व सी के बीच विभवांतर की संतुलन लंबाई ज्ञात करो। एन और सी के बीच संतुलन लंबाई ज्ञात करो। ये देखिए अब आप, एक बैटरी दी गई है, डायग्राम दिया हुआ है, ये आपका धारा नियंत्रक हो गया, यहाँ पर की दी हुई है, ये तार दिया हुआ है ए और बी, 1 मीटर का तार है। कितने का है? 1 मीटर का तार है। इसके बाद उन्होंने एक रजिस्टेंस यहाँ है, एक रजिस्टेंस यहाँ है, और ये इस तरह से दिया हुआ है। जो डायग्राम मुझे दिया हुआ है, पहले मैं वो डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है ना। और एक रजिस्टेंस ये दिया हुआ है, ये 4 ओम 4 ओम 4 ओम। अब आपकी नेमिंग आएगी एम, एन, और ये आपका सी आ गया। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूँ आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। तार की लंबाई है 1 मीटर लंबा तार, ठीक है। तो जो खास बात क्या है, यही सब दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन करते हैं। पहले एक गैल्वेनोमीटर लगाया आपने, एन और एम और एन के बीच में, तो संतुलन लंबाई कितनी आ गई आपकी? 50 सेंटीमीटर आ गई है, 50 सेंटीमीटर। अगर ये 50 सेंटीमीटर संतुलन लंबाई है, तो अब आप मुझे बताओ कि एम और एन के बीच में जो विभवांतर है वी एम एन, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 5 × 50 हो जाएगा। और मान लो इसमें करंट आई जा रही है, कितनी जा रही है करंट? इसमें आई जा रही है, 2 भागों में बढ़ जाएगी और आई करंट यहाँ पर वापस आ जाएगी। तो ये दोनों किस में है? पैरेलल में है, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो वी एम एन कितना हो जाएगा? I × 2 = 5 × 50। खत्म बात। अब क्या कह रहा है? एन और सी के बीच संतुलन लंबाई ज्ञात करो। किसके बीच में ज्ञात करनी है? एन और सी के बीच संतुलन लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहले अब आप कैसे क्या करोगे इसके अंदर? तो ये लंबाई भी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक? 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब आप एम और सी के बीच में लगाओगे, कहाँ लगाओगे? एम और सी के बीच में जब गैल्वेनोमीटर लगाओगे, तो मान लो ये L1 लंबाई पर संतुलित होता है। कहाँ होता है ये? L1 लंबाई पर संतुलित होता है। तो आप इसे क्या लिखोगे बताओ? इसे आप लिखोगे वी एम × सी, वी एम × सी बराबर कितना आ जाएगा बताओ? 5L1, और वी एम सी कितना हो गया? I × R, और R कितना हो गया आपका यहाँ से? 4 और 4 2, 2 और 4 6 बराबर 5L1। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। I/2 बराबर 5 × 50 डिवाइड कर दो, इससे ये गया, 2 से 3 गया, इससे ये गया, तो L1 कितना आ गया आपका? 3/1 बराबर L1/50, L1/50। तो L1 कितना आ गया आपका? 150 सेंटीमीटर। तो मुझे लग रहा है तो क्वेश्चन में तो गड़बड़ नज़र आ रही है। 1 मीटर लंबा तार है, और देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में, इसका मतलब आपको संतुलन लंबाई प्राप्त नहीं हो सकती एम और सी के बीच, एम और सी के बीच
संतुलन लंबाई प्राप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती प्यारे बच्चों? क्योंकि इस तार की लंबाई केवल 1 मीटर है। कितनी? केवल 1 मीटर है, जबकि यहाँ पर लंबाई 150 सेंटीमीटर मतलब 1.5 मीटर आई, जो कि प्राप्त नहीं हो सकती है। लेकिन हमारा काम तो एन और सी के बीच में निकालना था। अब देखिए 2 ओम पर एन और सी के बीच में निकालना हो तो कितना तार की लंबाई आएगी? तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ बात करता हूँ। ये आ गया था आपका आई इंटू 2, तो अब आई इंटू 4 बराबर 5 इंटू एल। 4 के बीच में इसको डिवाइड कर दो आप, तो ये कितना हो जाएगा आपका? इससे इसे डिवाइड किया आपने 2 से, कितनी? इसको यहाँ मत लिखो तो ना आप कन्फ्यूजन हो गए। यहाँ करते हैं आई इंटू 2 बराबर 5 इंटू 50 और आई इंटू 4। केवल इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हो जाएगा 5 इंटू एल। डिवाइड कर दो, आई से आई गया, 5 से 5 गया, इससे 2 गया, तो एल बराबर कितना आ गया बेटा? 100 सेंटीमीटर। मतलब एल बराबर 1 मीटर चाहिए। कितनी चाहिए? 1 मीटर लंबाई के ऊपर वह संतुलित होगा एन और सी के बीच में। ठीक, एक डायग्राम दिया हुआ है। 6 वोल्ट की बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस 0, ये ए और ये बी। ये वायर दिया हुआ है 1 मीटर का। ओके, क्वेश्चन समझना आप लोग। उन्होंने ये कहा है कि एक और बैटरी लगाई है 4 वोल्ट की और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। प्यारे बच्चों, कितना है? इसको इससे जोड़ दिया गया है। यहाँ पर एक मीटर लगाया गया है और यहाँ पर एक जोकी लगाई है। वो पूछ रहा है कि जिस समय जोकी को यहाँ पर लगा दिया जाता है उस समय ये लेंथ L1 कितनी होगी? जिस समय करंट कितना है इसका? मीटर का करंट कितना है? 0। ठीक है, तो वह जब मीटर में धारा शून्य है, जब मीटर में धारा शून्य है, तब संतुलन लंबाई कितनी होगी? संतुलन लंबाई कितनी होगी? ये एक प्रॉब्लम हो गई बच्चों। ठीक है, तो हमें संतुलन लंबाई निकालनी है यहाँ पर, तो थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले मुझे फाइन निकालना पड़ेगा। फाइन निकालने के लिए मुझे क्या प्राथमिक सर्किट लेना पड़ेगा? अगर मैं प्राइमरी सर्किट लूँ 6, ये ए और ये बी और ये 1 मीटर, तो आप जानते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा? अगर आपने ये 0 माना तो 0 हो गया और यहाँ पर ये 6 वोल्ट हो गया। 6 वोल्ट। अब देखिए तो फाई कितना आ गया आपका? फाई बराबर डेल्टा वी बाई एल होता है, तो डेल्टा वी 6/1 यानी कि 6 वोल्ट पर मीटर फाई आया है। आ गया? तो यहाँ पर फाई निकालना जरूर था हमारा। क्यों था? आप देखो, जैसे ही यहाँ पर संतुलन लंबाई आती है आई 0, मतलब ये ए तो ये पी पॉइंट, ये ए पॉइंट तो क्या ये पी है, तो यहाँ तक का पोटेंशियल सेम होगा, इसमें कोई धारा नहीं जाएगी। तो ए पी का जो पोटेंशियल है वो ए पी के पोटेंशियल के बराबर होगा, और जो ऊपर वाले का जो पोटेंशियल है वी ए पी बराबर कितना है? 5L1, और ये किसके बराबर है? 4 वोल्ट के बराबर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी है? 6। L1 बराबर 4, तो L1 बराबर 4/6 यानी कि 2/3 मीटर। ये इसका आंसर होगा। ये संतुलन लंबाई होगी। बच्चों कई बार क्या होता है, फाइन नहीं दिया होता है तो हमें फाइन निकालना होता है। इस क्वेश्चन में हमने फाइन निकाला। फाइन निकालने के बाद हम लोगों ने संतुलन लंबाई को इस प्रकार से कैलकुलेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है बच्चों। प्यारे बच्चों देखो, एक पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है और ये है आपका 12 वोल्ट, ये है आपका 8 ओम और ये है आपका प्राइमरी सर्किट ए से बी तक। इस तार की लंबाई दी हुई है, उन्होंने तार की लंबाई दी हुई है 4 मीटर। ओके, उसका रजिस्टेंस दिया हुआ है अलग से। इस तार का जो रजिस्टेंस है वो है 4 ओम पर मीटर। 4 ओम पर मीटर। तो पूरे तार का टोटल रजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 × 4 यानी कि 16 ओम। कितना हो जाएगा? 16 ओम हो जाएगा। तो करंट कितनी जाएगी? अब देखते हैं करंट कितनी जाएगी। ऊपर सर्किट में करंट जाएगी I बराबर 12/8 + 16 यानी कि 12/24 यानी कि अब 4 से काटोगे तो ऊपर 12 से 2, 1/2
एम्पियर, 1/2 एम्पियर। तो वी ए बी कितना आ जाएगा, आई इंटू आर। आई कितना है 1/2 और आर कितना आया आपका 16, यानी कि ये आ गया 8 वोल्ट। तो आपका फाई कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा हमारा वी ए बी अपॉन लंबाई एल। वी ए बी 8, लंबाई एल 4, कितना हो गया 2 वोल्ट पर मीटर। तो ये हमारा फाई आ गया बच्चों। तो प्राथमिक सर्किट से हमने क्या निकाल लिया, फाई निकाल लिया। अब देखिए इसने एक सर्किट और दिया हुआ है यहाँ पर। उसने कहा है कि एक बैटरी है, एक 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक और है, और 6 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये 4 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पर ये लगाया, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया, इसको आकर यहाँ जो था वो संतुलन लंबाई पूछ रहा है कि संतुलन लंबाई कितनी आएगी। ये पॉइंट पी मान लो, ये करंट क्यू। तो ऊपर वाला है प्राथमिक सर्किट, नीचे वाला है द्वितीयक सर्किट। नीचे वाले में करंट जाएगी ऐसे ऐसे करके, और ऊपर वाले में करंट अपने हिसाब से ऐसे ऐसे जाएगी। तो ऊपर वाले करंट ऊपर रह जाएगी, नीचे वाले करंट नीचे रह जाएगी। तो नीचे वाले सर्किट की अगर मैं करंट निकालना चाहूँगा बच्चों, तो देखो कितनी आएगी नीचे वाले सर्किट की करंट। ऊपर वाले सर्किट को आई माना आपने, तो नीचे वाले को आप I1 मान लो। तो नीचे वाले सर्किट की करंट आएगी मेरे पास I1 बराबर कितना हो जाएगा 4 - 2, यानी कि 2/8, यानी कि 1/4 एम्पियर, 1/4 एम्पियर। तो मैं जाऊँगा VP से, तो VP अब यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल निकालना है। तो VP -2 इंटू 1/4, ओके, बराबर कितना हो जाएगा VQ। तो VP माइनस VQ बराबर आ जाएगा मेरे पास 5/2 वोल्ट। कितना आ जाएगा 5/2 वोल्ट। अब आप जानते हो संतुलन की स्थिति में VA, इस पॉइंट को उन्होंने कुछ भी n मान लिया, VAN बराबर हो जाएगा VPQ। VAN कितना हो जाएगा बेटा 5 इंटू L1। VPQ कितना हो जाएगा बेटा 5 जो दिया हुआ है 5 कितना है 2 है। तो ये L1 बराबर 5/2, तो L1 बराबर 5/4, कितना हो जाएगा ये 5/4 मीटर। ठीक है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो L1 बराबर कितना आ जाएगा 5/4 इंटू 100, 4 से कितनी बार 25 बार, 25 से कितना 125 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आ जाएगी। तो AN कितना आ गया आपका 125 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। ये एक डायग्राम दिया हुआ है जहाँ पर ध्यान देना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। 10 ओम का एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक की लगाई हुई है, यहाँ पर एक बैटरी लगाई हुई है 6 वोल्ट की, यहाँ पर एक आंतरिक प्रतिरोध है यार, और इसको यह जोड़ा गया है। ये हो गया एक सर्किट और बनाया गया है। नीचे यहाँ पर एक वायर दिया हुआ है A और B, जहाँ पर एक बैटरी लगाई हुई है इस तरह से, EMF E, ये S1 की लगाई हुई है और इसको इससे जोड़ा गया है। इस टोटल तार की लंबाई दी है उन्होंने कैपिटल L, कितनी दी है कैपिटल L। यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर लगाया है जो इस वायर पर कहीं पर भी आप टच करा सकते हो, तो इन दोनों को जोड़ा हुआ है आपस में। ये S1 और ये S2 दिया हुआ है बेटा। ठीक है, तो ये डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम में क्या बोला गया है सुनना। अब यदि S2 खुला है, S2 ओपन है, क्या है बेटा S2 ओपन है, तो वह कह रहा है संतुलन लंबाई L/2 आएगी। संतुलन लंबाई L/2 आएगी, L/2 है। ठीक है, अगर H2 खुला है तो ऊपर वाले का कोई मतलब नहीं रहेगा, केवल 6 वोल्ट और R का मतलब रहेगा, और यहाँ संतुलन लंबाई कितनी आ गई यहाँ पर L/2 आ जाएगी आपकी। दूसरे में यदि H2 बंद है, मतलब क्लोज कर दिया, क्या कर दिया क्लोज कर दिया, तो संतुलन लंबाई L 5 L/2
12 आएगी, 5L/12 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, स्मॉल r ज्ञात करना है और कैपिटल E ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा। अब आप देखिए इसके अंदर, अब आप बताइए ये प्राइमरी सर्किट है कि ये प्राइमरी है? जहाँ पर तार होता है वो प्राइमरी सर्किट होता है। तो ये हो गया आपका प्राथमिक सर्किट, प्राथमिक परिपथ, और ये हो गया आपका द्वितीयक परिपथ। ठीक है, ऊपर वाला द्वितीयक परिपथ, नीचे वाला प्राथमिक परिपथ। तो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से ध्यान देंगे, आपको तो पता लगेगा कि नीचे वाले का फाई निकालते हैं। तो पहले करंट निकालो, I बराबर कितनी हो जाएगी, E। करंट निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस वगैरह तो है ही नहीं। तो आप देखिए A और B पर जो पोटेंशियल है VAB, जो पोटेंशियल है वो E है। तार की लंबाई कितनी है, कैपिटल L है, तो फाई कितना हो गया, E/L। ये बात समझ में आई या नहीं है, इट इज इम्पोर्टेंट। फाई बराबर कितना हो गया, E/L। फाई बराबर कितना हो गया, E/L। अब देखिए पहला केस लेता हूं मैं, क्या लेता हूं मैं, फर्स्ट केस। यहाँ लेता हूं मैं फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, वो H2 ओपन है। H2 क्या है आपका, ओपन है। तो आप जानते हो कि ये सर इसमें करंट कितनी, 0, और यहाँ भी करंट कितनी होगी बेटा, 0 हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक की संतुलन लंबाई है वो कितनी दी है, n तक की, वो दी है पहले केस में संतुलन लंबाई L/2। तो यहाँ का पोटेंशियल ये मान लेते हैं P, ये मान लेते हैं Q। तो पोटेंशियल ऑफ VPQ बराबर कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ VAN। तो VPQ कितना है बेटा, 6 वोल्ट, क्योंकि R में कोई धारा जाएगी ही नहीं। यहाँ से कोई धारा जाएगी तो ऊपर वाला सर्किट का कोई मतलब है ही नहीं, ऊपर वाला सर्किट अभी जुड़ा हुआ है ही नहीं, तो उसमें कोई धारा नहीं जाएगी। तो 6 बराबर कितना हो गया आपका, 5 × L1। डन एकदम से। और आप जानते हो यहाँ पर L1 कितना दिया हुआ है, 5L1 दिया हुआ है, L/2। तो यहाँ से 5 की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये कैपिटल L। 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरे पास 12/L। अब इस इक्वेशन को और एक इक्वेशन को सोल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा आपका, 5 = 12/L, और दिया हुआ है 5 = E/L। दोनों को बराबर करूँगा, 12/L = E/L। इससे ये गया तो E कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट। कितना आ गया प्यारे बच्चों, 12 वोल्ट आ गया। एकदम क्लियर है, एकदम मस्त है। नाउ द सेकंड केस, केस 2। केस 2 में आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है, आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध लगाने पर क्या H2 आप लगा दोगे, यहाँ पर क्या कर दोगे आप, यहाँ पर H2 लगाते क्या इसमें करंट फ्लो हो जाएगी। और मैंने कहा था आंतरिक प्रतिरोध लगाने के लिए एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को और डिस्कस करवाया था, L1 - L2/L2 × R। यही फॉर्मूला आया था हमारे पास। तो स्मॉल r बराबर L1 कितनी आ जाएगी मेरे पास, L/2। L1 कितनी थी, L/2 माइनस L2 कितना है, 5L/12/5L/12, और R कितना दिया हुआ है आपका, 10 ओम। कितना दिया हुआ है, 10 ओम। इसे सोल्व करोगे, सॉरी ये इंटरनल रेजिस्टेंस R, तो इसे सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये तो 1 हो जाएगा, ये 12 ऊपर जाएगा, 12 L से L कट जाएगा, 12/10 -1 × 10। सोल्व करो तो 2 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 2 ओम। तो मैंने कहा था आपको कि आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला याद रखें, बार बार काम नहीं करेंगे। जो कैपिटल R रेजिस्टेंस है वो ये वाला होता है। सेकंड केस में इसमें धारा फ्लो हो जाएगी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इसके अंदर ऐसा घबराना नहीं है कि प्राथमिक सर्किट नीचे बना दिया, द्वितीयक ऊपर बना दिया, या प्राथमिक ऊपर बना दिया, द्वितीयक नीचे बना दिया। कंसेप्ट वही रहेगा, सेम रहेगा, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले मुझे बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। एक एमीटर लगाया हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, और एक यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। लगा दिया। उन्होंने कहा है कि एमीटर की रीडिंग है, रीडिंग ऑफ एमीटर 4 एम्पियर, और रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितनी आएगी, वो आ रहा है 20 वोल्ट। तो उसने पूछा है कि R कितना होगा। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। क्या दिए हैं,
और ये कहा है कि एमीटर एंड वोल्ट मीटर आर नॉट आइडियल, मतलब एमीटर और वोल्ट मीटर आदर्श नहीं है। एमीटर और वोल्ट मीटर आदर्श नहीं है। एमीटर और वोल्ट मीटर आदर्श नहीं है। तो अब आर का मान कितना होगा? 5 ओम। आर इज ग्रेटर देन 5 ओम, आर इज लेस देन 5 ओम, है ना। इन तीनों में से आपको ऑप्शन बताना है, ए बी सी, और डी बोल दो नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अब आप देखिए ये आदर्श नहीं है। यदि एमीटर एंड वोल्ट मीटर आदर्श होते, क्या होते? आदर्श होते तो क्या होता? यहां से करंट कितनी गई? 4 एम्पियर। ये रजिस्टेंस आर, ये वोल्ट मीटर, ये 20 वोल्ट। यहाँ करंट कितनी जाती? 4 एम्पियर। इसमें करंट कितनी जाती? 0। तो V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी अपॉन आई। वी कितना? 20। ये कितना हो गया बेटा? 4। यानी कि इसका आंसर आता 5 ओम। कितना आता है इसका आंसर? 5 ओम। लेकिन ये आदर्श नहीं है, आदर्श नहीं है। अब यदि ए एंड वी वास्तविक है तब क्या होगा? बहुत बढ़िया चीज है, अच्छी चीज सीख रहे हो। ये तो 20 वोल्ट ही बताएगा, यहाँ से 4 एम्पियर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो करंट जाएगी, थोड़ी सी करंट इधर भी जाएगी और यहाँ जाएगी 4 माइनस आई। तो V इक्वल टू कितना होता है प्यारे बच्चों? आई आर। V इक्वल टू कितना होता है प्यारे बच्चों? आई आर। तो R इक्वल टू कितना हो गया? V बाई आई। V कितना? 20, और I कितना हो गया? 4 माइनस आई। आप देख सकते हैं कि थोड़ी करंट कम होगी तो R इज ग्रेटर देन 5 ओम आएगा। क्या आएगा? 5 ओम। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 1800212799 1821 799 18002121 799।